सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कोरोना की अफरीद पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। पाकिस्तान में भी कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में मसला कोरोना का फैलाव नहीं, हमारी गफलतों का मुसलसल जारी रसाव है। एक इल्ज़ाम यह है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस हवाले से अपना कोई मुस्बत किरदार पेश करने में नाकाम रहा है। ये मर्ज जब चीन में तबाही फैला रहा था तो वहां ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर मीडिया खौफ-व-हरास नहीं फैला रहा था। मेरी मालूमात और इत्तलात है कि चीन में रात के वक्त सिर्फ एक बुलेटिन में कोरोना से मुतालिक खबर शामिल होती थी कि कितने लोग कोरोना से मुतासिर हुए, कितने अस्पताल पहुंचे और कितने इसकी वजह से जिंदगी की बाजी हार गए और कितनों को कामयाब इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। ये वक्त डरने का नहीं बल्कि इस मूजी मर्ज से लड़ने का है। लेकिन नौहा यह है कि हमारे राहबर इस पर भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने से बाज नहीं आ रहे। आज लीगी रहनुमाओं के लबों पर एक ही बात थी कि हुकूमत कोरोना के हवाले से बिल्कुल नाकाम हो गई। सादा सवाल यह है कि बतौर अपोजिशन आपने क्या किया? सवाल कामयाबी या नाकामी का नहीं, ये वक्त मुत्तहिद होकर इस मर्ज से लड़ने का है। इस जंग में सबको अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डालना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे पाक फौज ने मुल्क भर के फौजी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की लेबॉर्ट्रीज कायम करके मिसाल कायम की है। गफलत की एक और दास्तान है तफ्तान, जिसे पाकिस्तान में कोरोना फैलाने का मरकज करार दिया जा रहा है। इल्जाम यह है कि तफ्तान में कायम खैमा बस्ती ने सेहतमंदों को भी मरीज बना डाला। सवाल यह है कि चीन से तलबा की वापसी पर पाबंदी थी, लेकिन ईरान से आने वाले ज़ायरीन को क्यों नहीं रोका गया? इसका जिम्मेदार कौन है? देखना यह भी होगा कि वबाई आफत आने की सूरत में इस्लामी तालीमात क्या हैं, क्या हम इन पर अमल पैरा हैं, फिर अंधाधुंध दूसरे मुल्कों की तकलीद कर रहे हैं? इसी से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरे साथ है असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब, और आज ख़ास तौर पर प्रोग्राम के शुरू में हमें ज्वाइन करें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन जनाब क़िबला यास साहब। क़िबला यास साहब, ये जिस तरह से कोरोना मुसलसल फैल रहा है, मजहबी जो इज्तिमात हैं और दीगर तकरीबात हैं उन पर भी पाबंदी लाई गई है, दफ़ा 144 नाफिज की गई है। आपने ये भी कहा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तजवीज़ है कि जो मजहबी इज्तिमात हैं उनको भी कम किया जाए, जुम्मे की नमाज को भी मुख्तसर किया जाए। तो इसके अलावा क्या तजावीज़ आपकी तरफ से दी गई हैं हुकूमत को? यही है कि ये तो हमारी जो रिसर्च का डिपार्टमेंट है हमारा, उनकी आरा हैं और वो आरा मबनी है जय्यद उलमाए किराम ने जो मुख्तलिफ अय्याम में अभी हाल ही में तजावीज़ दी हैं। तो उसमें यही है कि माहिरीन तिब और जो जरासीमियात के माहिरीन हैं उन्होंने यही कहा है कि कोरोना जो वबा है इस सूरत में इख्तिलात जो है लोगों का मिलना जुलना ये कम से कम हो। सही। इस वजह से हमने ये कहा है उलमाए किराम के की आरा की रोशनी में कि सुनते जो हैं घर पे पढ़ें, खुतबा मुख्तसर रखें, बयान की ज़रूरत नहीं है, उज़ू भी घर से बना के आएँ, और जो मुअम्मिर लोग हैं, बुजुर्ग हजरात हैं, वो घर पे नमाज पढ़ें, बच्चे भी ना आएँ। जिनको ज़ुकाम हो, नज़ला हो, छींक की शिकायत हो, वो लोगों से दूर रहे, मसाजिद से भी दूर रहे। मुसाफहा यानी हाथ मिलाना, मुआना का गले मिलाना, ये मुस्तहब अमल है। इसकी फ़िलहाल मौजूदा सूरत हाल में ज़रूरत नहीं है। बेहतर ये होगा कि लोग अस्सलाम वालेकुम कहें दूर से, या फिर सीने पे हाथ रख के मोहब्बत और एहतराम। क़िबला यास साहब, ये इस्लामी तालीमात क्या कहती है इस पे भी? किसी भी अगर इलाके में, मुल्क में अगर वबा फूट पड़ेगी तो इस्लामी तालीमात इस हवाले से क्या है? बुनियादी तालीम जो हमें मालूम है वो तो ताउन की वबा जब फैली थी तो उसमें यही था कि जहाँ पे ये वबा है वहाँ ना जाया जाए और वहाँ जो लोग मौजूद हैं वो बाहर ना निकलें। तो ये वो बुनियादी चीज़ है कि जिसको आजकल के माहिरीन तिब ने क्वारंटीना की सूरत दी है कि 14 दिन तक मुकम्मल टेस्ट और मुकम्मल अलीदगी की कैफियत हो उस मरीज की कि जिसके बारे में ये शक हो कि ये। अच्छा क़िबला यास साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इन इस्लामी अहकामात को भी मद्देनजर रखा जा रहा है या फिर हम अंधाधुंध बाकी मुल्कों की तलकीद कर रहे हैं?
जो हमारे उलमा हैं उन्होंने बहुत ही जामे तजावीज़ दी है, काबिल अमल तजावीज़ दी हैं। और हमारे यहाँ ये है कि हुकूमती इक़दामात या हिदायत से ज़्यादा लोग उलमाए किराम की आरा को ज़्यादा पसंद करते हैं और उन पर अमल करते हैं, और उनकी रसाई भी दूर दराज के इलाकों तक है। तो मुझे तो ये उम्मीद है कि अगर उलमाए किराम के साथ मुसलसल गुफ्तगू का अमल जारी हो, और आज उम्मीद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उलमाए किराम से ये अपील भी की जाएगी कि वो इस सिलसिले में ताउन करें, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत शुक्रिया यार साहब आपका। अब असद खरल तरह से ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ से भी तजावीज़ आई हैं। अभी आप देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि सी व्यू और पब्लिक पार्क्स को भी 15 रोज़ के लिए बंद किया जा रहा है, शॉपिंग मॉल्स को बंद किया जा रहा है, रेस्टोरेंट्स को बंद किया जा रहा है कराची सुबह सिंध के हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। और इसके अलावा परसों से कहा गया है कि दफातर भी बंद, लेकिन सब्ज़ी और राशन की दुकानें वो खुली रहेंगी। ये सिंध हुकूमत के तर्जुमान का ये कहना है। लेकिन खरल साहब, ये जो तफ्तान का मामला हुआ है, अभी भी ये लग रहा है, अभी मैं आने से पहले खबर पढ़ रहा था कि 700 से ज़्यादा लोग सिर्फ डेरा गाजी खान में हैं, जो शहर से कुछ चंद किलोमीटर दूर इनको रखा गया है यूनिवर्सिटी में, और वो भी ज़ायरीन हैं जो ईरान से आए, और ज़्यादातर के बारे में उन सब में सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, यानी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह वाले। लेकिन चूंकि वहाँ से आए हैं तो ऐसा लग रहा है उन सबको कोरोना वायरस हो सकता है, और ख्याल यह है कि ज़्यादातर की रिपोर्ट्स उसमें पॉजिटिव आएंगी। अब ये किसका कसूर है कि चाइना से तो आपने तलबा को नहीं आने दिया, बड़ी अच्छी बात है जी। अब आपने तफ्तान तक लोगों को रोका और उसके बाद पूरे मुल्क में फैला दिया, वहां भी एक एक को अलग नहीं रखा और उनको इकट्ठा रखा कि एक बीमार था तो सारे बीमार हो जाएं, और वो सारे बीमार अब पूरे मुल्क में फैल गए हैं, और जगह जगह से अब यही खबरें आ रही हैं, और ये इसीलिए तादाद तेजी से बढ़ रही है। अब भी ये खुद हुकूमत मान रही है कि जो तादाद बढ़ रही है ज्यादातर इसी तरह से है कि जो ईरान से ज़ायरीन आए हैं। बिल्कुल उसामा साहब, बड़ी आपने वैलिड बात की कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों, अगर चाइना से स्टूडेंट्स वापस मंगवाने की या पाकिस्तानी जो शहरी वहाँ पे फंसे हैं मंगवाने की बात आई तो पाकिस्तानी हुकूमत ने इनकार कर दिया और ये कहा कि जनाब वो वहाँ पे ही रहेंगे। लेकिन ईरान से जो ज़ायरीन आ रहे हैं वापस, उनको रोकने के वाले से हुकूमत की बिल्कुल उसके बरक्स पॉलिसी है। और अब तक जितने भी केस रिपोर्ट्स हुए, कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान से नहीं, वो बाहर से आया है, वो ईरान के ज़ायरीन की से आया है, और फिर जो दीगर ममालिक से लोग आए हैं, अमेरिका से आए हैं, बरतानिया से आए हैं, या दीगर जो ममालिक से आए हैं, शाम से आए हैं, एक दो रिपोर्ट है। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो आपने बताया है कि हुआ क्या, इस हवाले से कल भी जिस तरह हमने कहा सिंध हुकूमत को इसलिए हम अप्रिशिएट करते हैं कि सिंध हुकूमत ने कम अज़ कम वहाँ से जो तफ्तान से जितने भी लोग आए हैं उन्होंने फौरी तौर पर उनको सक्खर में या कराची में कहीं भी एक जगह पे उनको मुंतकिल किया है, उनको आइसोलेशन में डाला है, और जब तक उन्होंने कहा कि ये मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाएंगे हम इनको फ्री नहीं करेंगे। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा तादाद सिंध के अंदर है, क्योंकि उन्होंने डिटेक्ट किए, आगे फैलने से रोका है। दूसरा उसके बरक्स क्या मामला हुआ, डीजी खान के अंदर आपके बैठे हुए 736 के करीब लोग, एक बैच आया जिस तरह उसमें से 5 लोग गालबन निकल आए हैं, 44 से कितने लोगों का करवाया गया, दूसरे बैच के अभी टेस्ट हो रहे हैं, बाकी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब पंजाब के अंदर जो नहीं आ रहे अगर फिगर, या KPK के अंदर बाद में जो आए हैं, अफगानिस्तान से भी चीज़ें आ रही हैं, जो कोई अफगानी शहरी थे जो सऊदी अरब से वापस आए या ईरान से जो वापस ज़ायरीन के साथ जो आ रहे हैं, तो मामला ये है कि हमारे पास जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारे पास जनाब सलाहियत नहीं है, हम इससे नहीं निपट सकते। उन्होंने इवन के इंटरनेशनल जो कर्जा देने वाले जो ममालिक हैं या इदारे हैं, उन्होंने कहा जी आप हमारा कर्जा माफ कर दें, और अगर ये फैल पड़े तो हम इसको रोक नहीं। मुझे ये बताएं कि जो अभी इस्लामी तालीमात की आप बात कर रहे थे उसमें तो यही कहा गया है कि आप एक जगह दूसरी जगह हिजरत ना करें। तो अगर आपने वो जो वायरस के जो लोग बाहर वायरस ज़्यादा थे वो तो आप पूरे पाकिस्तान में फैल चुके हैं, सिंध ने तो उनको काबू कर लिया है, लेकिन पंजाब के अंदर KPK के अंदर बाकी जो इस्लामाबाद जो चले गए लोग, उनको तो उस तरीके से प्रॉपर उनकी स्क्रीनिंग नहीं है। अब बाबर साहब उसको रोकना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाबर साहब, 3 अरब रुपए के फंड का ऐलान किया सिंध हुकूमत ने, और काबीना ने, वज़ीर आला सिंध समेत काबीना और कानूनी वज़ीरों ने 1 माह की तनख्वाह भी इस फंड में देने का ऐलान किया है। अभी जिस तरह ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रही है कि सिंध हुकूमत ने कुछ और फैसले किए हैं जिनमें रेस्टोरेंट्स भी बंद किए जा रहे हैं, तफरीगाहें बंद की जा रही हैं, परसों से सरकारी दफ्तर बंद किए जा रहे हैं, ये अब सब एहतियात के तौर पर है। लेकिन अगर ये तफ्तान वाला मामला वफाकी हुकूमत कुछ बेहतर तरीके से हैंडल कर लेती
तो ये सब करने की ज़रूरत ना पड़ती। अब इससे तो ज़ाहिर खौफ रास लोगों में फैलेगा, रेस्टोरेंट बंद है, मुआशी तौर पर भी बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होगा, खौफजदा हो जाएंगे लोग, रोज़गार का भी मसला हो जाएगा। लेकिन ये सब ऐसे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी गफलत और कोताही है। दुख इस बात का है, देखिए कुदरती आफत अपनी जगह है, उस पर किसी का बस नहीं होता, लेकिन आप एहतियात तो कर सकते थे। इतनी बड़ी नाअहली, इतनी बड़ी गफलत। उसामा साहब, मुझे लग रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट का सारा फोकस जो था वो चाइना की तरफ रहा है। ये प्रीएम्प्ट कर ही नहीं सके, ये इनको अंदाज़ा ही नहीं था कि किस कदर कोरोना वायरस जो है वो ईरान में भी फैल चुका है, और इनको शायद ये भी इनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं था कि कितने पाकिस्तानी ईरान में इस वक्त हैं, कितने पाकिस्तानी ज़ायरीन वहाँ पर मौजूद हैं। जब ईरान से कोरोना वायरस की ख़बरें आनी शुरू हुई और उसके बाद ये कि एकदम पता चला कि ईरान में इसका आउटब्रेक बहुत ज़्यादा है, तो फिर एकदम इनको होश आया कि यहाँ पर तो पाकिस्तानी ज़ायरीन भी हैं। जब वो ज़ायरीन तफ्तान बॉर्डर तक पर आना शुरू हुआ, मुझे अब इस चीज़ का तो अंदाज़ा ही नहीं है कि जब इन्होंने उनको वहाँ पर रोकना शुरू किया, क्वारंटाइन वहाँ पर बनाया कि इसको वहाँ पर रखा जाए, उससे पहले कितने ज़ायरीन उससे पहले ही बगैर स्क्रीनिंग के ही पाकिस्तान में आ चुके हैं। इसका अंदाज़ा तो फेडरल गवर्नमेंट को है ही नहीं है, क्योंकि इनको तो ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ईरान से भी यहाँ पाकिस्तान में कोरोना वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। पहली बात तो ये तो सबसे बड़ी गफलत ये इनकी ये थी कि ये चाइना पे फोकस रहे, लेकिन इन्होंने ईरान की तरफ तवज्जो नहीं दी। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से सिंध के चीफ मिनिस्टर ने इल्ज़ाम लगाया, बिल्कुल ठीक है कि आपने क्वारंटाइन बना दिया आपने तफ्तान में, और वहाँ पर सारे जो लोग थे जिसमें जो पॉजिटिव थे और जो पेशेंट थे और जो तंदुरुस्त थे, उन सबको इकट्ठा कर दिया। बजाय कि आप सबकी स्क्रीनिंग करते, उनको अलग-अलग रखते और उनको अलग-अलग फोकस करते, आपने उनको सबको इकट्ठा कर दिया। जब इकट्ठा कर दिया तो वो जो सेहतमंद थे वो भी इसमें आगे इसकी कोरोना वायरस के पेशेंट बन गए। अब उसके बाद नेक्स्ट फेज ये कि वो सूबों में उनकी एंट्री थी। सिंध गवर्नमेंट ने टाइमली उसको प्रीएम्प्ट किया, सिंध गवर्नमेंट ने उनको रोका। उसमें सबसे अहम रोल मैं आपको एक बात बताऊँ, आगा खां इंस्टीट्यूट का है। अच्छा। जिसका जो बेनिफिट है वो सिंध गवर्नमेंट भी ले रही है कि उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास इक्विपमेंट भी हैं, उनके पास मशीनरी भी है। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को खासा गाइड किया इस हवाले से। अच्छा। पंजाब में तो खैर क्या गाइड करना था और क्या था, यहाँ पे तो वसीम अकरम प्लस साहब हैं जो वो इतना बड़ा ब्लंडर सारी दुनिया में, हमारे लिए इतनी बड़ी बदनामी कि वो एक शख्स मेयो हॉस्पिटल में इंतकाल कर गया। पहले जनाब सेंटर से खबर चला दी कि जी कोरोना से, फिर पंजाब की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं जी वो कोरोना नहीं, वो तो जिगर का मरीज था, और इस वजह से उसका रिपोर्ट जब बाद में आई है तो पहले आपने कह दिया पूरी दुनिया में। पहली बात तो ये है, आप ये जो मर्ज है ना, इसके लिए फुल फ्लैज एक हॉस्पिटल होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में। इसके लिए अलग-अलग इसकी तशखीस के लिए अलग-अलग आइडेंटिफाइड प्लेसेस होनी चाहिए, क्वारंटाइन्स होने चाहिए। जिस तरह से चाइना ने वुहान में 1000 लोगों का अलग से हॉस्पिटल बनाया और 3-4 ऐसे हॉस्पिटल बनाए। सर वो तो सारी दुनिया में सारी दुनिया में ऐसे हो रहा है कि अलग-अलग इसके लिए हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं ताकि हमारे पास वसाइल ही नहीं है। उसामा साहब, वसाइल की बात नहीं है, बात अकल की है, बात नीयत की है, बात जो है फोकस होने की है। मसला ये है कि आपने जो है मेयो हॉस्पिटल का एक वार्ड जो है वो उनके लिए कर दिया। अब मेयो हॉस्पिटल में हर तरह का पेशेंट आ रहा है, ओपीडी में हर तरह का पेशेंट आ रहा है। अब 1-2 बंदे आएंगे वहाँ पर जो है वो हर तरह की बीमारियों के बंदे आएंगे, वो जब इकट्ठे होंगे तो आप इससे सोचें कि क्या होगा। बेहतर तो ये था कि ये कोरोना वायरस के लिए बिल्कुल एक अलहदा से या तो एक हॉस्पिटल को खाली कर लेते, उसको सिर्फ कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के लिए रखते, वहाँ पर सिर्फ उन्हीं के पेशेंट्स को देखते, चाहे कोई 400-500 बेड का एक हॉस्पिटल लाहौर में देख लेते, एक आधा शेखुपुरे में कोई DHQ हॉस्पिटल देख लेते, कोई इस तरह छोटे-छोटे हॉस्पिटल जो हैं उनको सेपरेट करके वहाँ पर पेशेंट्स को देखा जाए। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर नीयत ही नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सोई पड़ी है, आप बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो सोई पड़ी है। जहाँ जहाँ तब्दीली सरकार है वहाँ पर आप देखेंगे कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं हो रहे डाटा कलेक्ट करने पे लगे हुए हैं, और कुछ नहीं हो सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट में। PTI की अपनी जहाँ पर गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पर सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट में कोई कोऑर्डिनेशन नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही।
यहाँ पर ये और सेकेंडली थोड़ा सा मीडिया जो है इसको भी थोड़ा सा हाथ होला रखना चाहिए। ये बड़ा सब्र आजमा चीज़ है। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो लोग आए हैं आपको नहीं पता कि ये लोग किन लोगों से मिले हैं, इनका इंटरेक्शन कितने लोगों से हो चुका है जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं। पता नहीं 100 बंदों से मिल चुके हैं, पता नहीं 200 बंदों से मिल वो चुके फिर आगे हैं। कितने लोगों से मिल चुके हैं? इसके आगे कैरियर कितने हैं इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। तो ये आपको पता है कि ये एक से दूसरे में बड़ी जल्दी से ट्रांसफ़र होता है। तो गवर्नमेंट को तैयार रहना चाहिए कि कैरियर बेतहाशा है और इसका आउटब्रेक भी इसी तरह से होगा। पैनिक में नहीं आना। मसला ये है कि एक चीज़ तो क्लियर है कि यंग लोगों में कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा है, वो इसके कैरियर तो हो सकते हैं लेकिन ये जानलेवा मर्ज उस तरह से नहीं है। दुनिया में 98 से 99% लोग जो हैं उनको कुछ नहीं हुआ, शायद 1% टोटल डेथ्स हुई हैं, वो बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। इटली में जो लोग ज़्यादा जिनकी डेथ्स हुई हैं या चाइना में हुई तो आप देखें कि उनमें बूढ़े लोग ज़्यादा हैं या वो लोग जिनके जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त बहुत ही कम थी, शुगर के, दिल के, अस्थमा के, शुगर एस्मेटिक हैं या जो जिनमें कुव्वत मुदाफ़त बहुत ही कम है, वो लोग इसका शिकार हुए हैं। तो इस चीज़ को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात है कि जो बूढ़े लोग हैं उनका थोड़ा सा ख्याल ज़्यादा रखा जाए, उनको इससे बचाया जाए, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाए। अब इश्यूज बेतहाशा हैं। अब आप जो बात हम कर रहे हैं कि जी बंद कर दिया जाए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बाजार, हर चीज। अब मुझे उसामा साहब वो कोरोना गलत खबर चलाई। अब इसमें एक चीज़ और भी देखें, पाकिस्तान बहुत ही गरीब मुल्क है। पाकिस्तान में पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर आप हर चीज़ ही बंद हो कर देंगे, लोगों ने अपने खाने पीने का अरेंजमेंट भी करना है, लोगों ने मेहनत मजदूरी भी करनी है, लोगों ने घरों से बाहर जाना है, लोगों ने अपने कारोबार चलाने हैं। आप ये कह देना खैर साहब कि बड़ा आसान है कि हर चीज़ को बंद कर दिया जाए। जिसने घर में कमा के रोटी, जिसके घर में एक वक्त की रोटी फिलंथ्रोपिस्ट जो है अब मुखय्यर हज़ार लोगों को आना चाहिए आगे। ये अब कौम ये इम्तहान है, यहाँ पे अरबों खरबों रुपया लुटा गया है इस मुल्क का, खुदा का नाम है। मैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि यार फिरौनियत को एक साइड पे छोड़ दो, अब लोगों पे तरस खाओ। ये एक इम्तहान का वक्त है, ये एक आजमाइश का वक्त है। मुखय्यर हजरात को सामने आना चाहिए। फैक्ट्रियाँ आप बंद कर देंगे, आप बड़े बड़े कारखाने बंद कर देंगे, आप मार्केटें बंद कर देंगे तो गरीब आदमी तो मर गया ना घर में, वो कहाँ पर जाएगा, वो कहाँ से कमा के अपने बच्चों को देगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, मजहबी उलमा की भी जिम्मेदारी है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को मोटिवेट करे कि एज अ सोसाइटी हम सारी दुनिया को दिखाएं कि हम एक जिंदा माशरा है, हम जिंदा लोग हैं। लोग सामने आए और एक नई मिसालें कायम करें। और एक चीज़ याद रखें कि इससे कोई सेहतमंद आदमी इससे मरता नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस मर्ज से कोई सेहतमंद आदमी मरता नहीं है। पेशेंट आपको लग भी सकता है, बेताशा ऐसे लोग भी होंगे जिनको ये लगेगा और उसके बाद 14, 15, 16 दिन के बाद उनसे निकल भी जाएगा और उनको शायद पता भी नहीं चलेगा कि मैं कोरोना का पेशेंट था या नहीं था। तो इससे इस तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। और लड़ने के लिए हमें एक माशरा बनना पड़ेगा, हमें एक कौम बनना पड़ेगा। और मेरी अपील है कि हम दुनिया में सारी दुनिया को बताएं कि हम एक कौम है, बजाय कि हम चले। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि दुनिया UNO IMF हमारी मदद करें, लेकिन ये हर टाइम मांगने नहीं चाहिए, खुद एक कौम बन के भी दिखाना चाहिए। अच्छी तजवीज़ आपकी। लेकिन खरल साहब ये भी तो हकीकत है कि चले मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बस मैं ब्रेक से पहले इतना कह दूं कि आपने ये ऐलान किया है कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, गरीब मुल्क हैं जिस तरह पाकिस्तान है, इस समय दीगर मुल्कों के कर्जे मुआफ़ कर देने चाहिए। फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक और IMF से भी मदद मांग ली है कि ग्रांट फौरी तौर पर पैसे दिए जाएं, डॉलर्स दिए जाएं कि हम एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए, उसके लिए हमारे पास वसाइल नहीं है। उसके लिए देखिए अब कि वहाँ से क्या जवाब आता है। फंड तो एक अलग से कायम किया गया है, क्या उसमें से पाकिस्तान को हिस्सा मिलता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बाबर साहब ने अच्छी चीज़ दी है कि ये वक्त है मुखय्यर हजरात का आगे आने का, एक कलेक्टिव सोच का। और मेरा ख्याल है कि इस हवाले से कोई फंड भी बनाया जा सकता है हुकूमती सतह पर और लोगों को बताया जा सकता है वो किस तरह लोगों की मदद कर सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलेंगे और बात करेंगे कि नैब
फिर कमाल कर रहा है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। ले जी, नैब के हवाले से और ख़बरें आ गई हैं। ख्वाजा बरदरान की ज़मानत हो गई है और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि नैब को बंद कर दिया जाए। नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने आज बयानात दिए हैं नैब के हवाले से, और आपको पहले दिखाते हैं कि क्या क्या इरशादात हैं उनके नैब के बारे में। जी जनाब असद खरल साहब, ये नैब को तो अब बंद कर देना चाहिए। ये साद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब की ज़मानत हो गई है और जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने भी सवाल उठाए हैं कि नैब या तो बिल्कुल ही इसमें अहलियत का फुकदान है या ये इनकी नीयत ही ठीक नहीं होती कोई केस बनाने की। लेकिन एक चीज़ मैं आपको सच बता रहा हूँ कि पैरागॉन ये जो सोसाइटी है, मेरा चंद एक मरतबा उधर जाना हुआ, तो जितने लोग वहाँ पर रहते हैं वहाँ यही मशहूर है कि ये साद रफ़ीक साहब की सोसाइटी है, साद रफ़ीक साहब की सोसाइटी है। लेकिन नैब नहीं प्रूव कर पा रहा, लेकिन ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है। तो कानूनी तौर पर तो ज़ाहिर है कि चीज़ मुख्तलिफ होती है, लेकिन वहाँ जितने लोग रह रहे हैं, वहाँ प्लॉट ख़रीदते हैं, बेचते हैं, रहते हैं, वही कह रहे होते हैं कि जी वो मैं साद रफ़ीक साहब की नहीं है जो सोसाइटी पैरागॉन, हम वहाँ रहते हैं जी। तो लेकिन मामला उसामा साहब बात ये है कि ज़बान ज़द-ए-आम का मामला नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन है, जो प्रोसिक्यूशन है या जो अदालत है वो देखती है वो एविडेंस जो एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट हो। अब ये नैब ने साबित करना है कि इनका पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी से स्कीम से तल्लक है। इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो पैसे उनको आ रहे थे, जो पैरागॉन उनको ज़मीन दे रही थी, जो पैरागॉन से आर चीमा को पैसे गए जो 32 कनाल का रकबा था उनके और उनके अजीज़ो कारब के नाम का, फिर जिस तरह साद रफ़ीक साहब और उनके भाई को जो पैरागॉन से पैसे गए हैं। लेकिन मामला यही है कि जो असल मुल्ज़म है, मामला ईरान कुन बात यह है, जो जस्टिस मकबूल बाकर साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो आज रिमार्क्स दिए हैं और जिस पे नून लीग की क्यादत जो कमरा अदालत में मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब, वहाँ पे शाहिद खाका नबासी साहब, राना सनाउल्लाह साहब, दीगर लोग भी, तो वो बात तो फिर उनको मौका मिल जाएगा। मुझे ये बताएं कि नदीम ज़िया मेन इसका CEO, वो अलहदा बात है कि वो साद रफ़ीक का फ्रंटमैन है, लेकिन मामला ये है कि ये तो अब नैब ने साबित करना, उसको पकड़ा नहीं गया। और ये कैसर अमीन भट्ट का क्या? कैसर अमीन भट्ट साहब को एक दफ़ा वादा गवाह बने, उसके बाद उनको पार्डन कर दिया गया, यानी उनको माफ़ी मिली। उसके बाद दोबारा से जो रिकॉर्ड पे बात है उनसे बयान लिया गया। अब ये कोर्ट ने ये इस पर रिमार्क दिए हैं कि इससे तो ये लग रहा था कि नैब जो है वो कैसर अमीन भट्ट को जो उनके वकील अमजद परवेज की जानब से कि ख्वाजा बरदरान के खिलाफ उनको इस्तेमाल करना मकसद था, प्ली बारगेन करना मकसद नहीं था। तो अब मामला ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो मेन मुल्ज़म है नदीम ज़िया, वो बाहर किस तरह फरार हुआ, वो कहाँ गायब है, उसको नहीं पकड़ा गया। देखिए जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा, मुझे ये बताएं, आप एक टीयर को जो नीचे से किसी को पकड़ लेंगे तो वो मेन मुल्ज़म तो बाहर है, वो तो गायब है। जब तक वो नहीं आएगा सामने, उस वक्त तक कैसे आप सारी चीज़ें कन्फ्रंट कर सकेंगे, रिकनसाइल कर सकेंगे? तो यही मामला है। 18 माह के बाद कोर्ट ने सिर्फ कहा कि एक ऐसा सवाल बता दे, पॉइंट बता दे, ताकि जो जमानत की मुखालफत करता हो। नैब के पास एक ऐसा सवाल असल में खैर साहब, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है और बेशर्मी की इंतहा होती है। मसला ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब, ये तीनों साहिबान जो थे, ये मुझे खड़े थे ये यहाँ पर, मैं ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था जब सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साहब से पूछा कि ख्वाजा साहब ये पैरागन हाउसिंग सोसाइटी आपकी है? उन्होंने कहा जी ये मेरी नहीं है। उन्होंने कहा जी आपके पास पैसे, इतना पैसा आया कहाँ से? उन्होंने कहा जी मेरे प्राइस बॉन्ड निकले थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि ख्वाजा साहब अरबपति हो गए प्राइस बॉन्ड निकलने से। कोई इस तोता मैना की कहानी पे यकीन करेगा? सारी दुनिया जानती है कि पैरागन हाउसिंग सोसाइटी का दफ्तर कहाँ पर था। ख्वाजा साद रफ़ीक के डिफेंस के घर के अंदर पैरागन हाउसिंग सोसाइटी का दफ्तर था, सारे अकाउंट इनके थे। अब मसला ये वाइट कॉलर क्राइम है। वाइट कॉलर क्राइम एस्टैब्लिश करना, खैर साहब आपको भी पता है, इतना आसान काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। इन्होंने लेयर दर लेयर जो है इन्होंने जाले बने होते हैं। मैं जानता हूँ, मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि पैरागन हाउसिंग सोसाइटी ख्वाजा साद रफ़ीक की है और उनके भाई की है। सर ये मुझे भी अंदर सर सारा लाहौर जानता है। ये मैं एक बात बताऊं, ये जो तीनों बंदे थे ये कुरान पे हलफ रख कर कहते हैं कि ये ख्वाजा साद की नहीं है। कहें हाँ ये कुरान पे हलफ रखें और कहें कि ये ख्वाजा साद की नहीं है पैरागन हाउसिंग सोसाइटी।
उन्हीं की वजह से वेवर मिलती सर खैर साहब ने बात ये है कि कौम का बेवकूफ बना रहे हैं, अरबों रुपया ये लूट गए और उसके बाद ये बातें इस तरह से कर रहे हैं, रखे कुरान के ऊपर हाथ और कहेंगे ये ख्वाजा साद की नहीं है, ये अपने दीन ईमान पे कहेंगे ये ख्वाजा साद की नहीं है। पैरगन हाउसिंग सोसाइटी ठीक है, नैब है, वाइट कॉलर क्राइम है, आगे इतनी ले रखी हुई है। एक बंदा सारी कौम के सामने बड़ी दीदा दिलेरी के साथ कहता है जी मेरे प्राइस बोर्ड निकले और मैंने उससे पता नहीं क्या कुछ कर लिया है। अब मुझे एक बात बताएं, एक मिनट, सारा लाहौर जानता है कि ये 1.5 मरले के मकान पे रहते थे, सारा लाहौर जानता है, सारा लाहौर जानता है कि इनके क्या हालात थे, किसने इनका वजीफा लगाया हुआ था, आज ये अरबपति कैसे हो गए, सारे लाहौर को पता है। कितना पैसा इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजा, सारा लाहौर जानता है। मेरा मतलब है उसके बाद फिर आप बेशरम बन के और ढीठ बन के आके कैमरे के सामने ये कहना शुरू कर रहे हैं कि जी नैब को बंद कर देना चाहिए, नैब को वो कर देना चाहिए, नैब को ये कर देना चाहिए। यार अपने गिरेबान झांको, अपने गिरेबान के अंदर देखो, क्या तुम मुतमईन हो? क्या तुम इत्मीनान से ये कह सकते हो कि ये जो सारा पैसा इन लोगों के पास है ये हलाल का पैसा है, ये इन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है, इसमें दो नंबरी नहीं है, इसमें फ्रॉड नहीं है? उसामा साहब अब नैब कुछ साबित कर सके या ना कर सके ये एक अलहदा कहानी है। नैब की इन्वेस्टिगेशन किस काबिल है किस काबिल नहीं है ये एक अलहदा कहानी है। वाइट कॉलर क्राइम को डिटेक्ट करना कितना को मुश्किल काम है और इसके लिए दुनिया की जो लेटेस्ट टेक्निक्स चाहिए वो नैब के पास है या नहीं है, नैब के प्रोसिक्यूटर्स कितने क्वालिफाइड हैं, ये सारी दास्तानें अलहदा हैं। मैं इस डिटेल में नहीं जाता, लेकिन यार ये कह देना कि इनकी चौका बेल हो गई है, ये सारे नाए धोए हुए हैं और ये सारे जो है ये जनाब मक्के मदीने से आए हैं और इनका जो सारा पैसा हलाल का है, इस पे ये तो बॉन्ड वाली कहानी तो पुरानी है। और नैब में इसकी इंक्वायरी जब हो रही थी तो अचानक से बॉन्ड निकले, ये पुराना बहुत पहले कई साल पहले का मामला है। अभी जो मामला है सारा ये जो सारी ट्रेल मनी की आ रही है सवाए पैरागॉन के, ख्वाजा साहब बता दे कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सर ये तो सिर्फ पैरागॉन का मामला है ना, बाकी पता नहीं कहाँ हम नौजवान थे जब हमने ये वही जो आप बात कर रहे हैं लाहौर में क्या पूरे पंजाब में सबको बताया जब ये एयरपोर्ट बन रहा था, ये नया एयरपोर्ट जब बन रहा था लाहौर में उस वक्त ये मशहूर हो चुका था कि उसके इर्द गिर्द जितनी जमीनें लेनी है ले लें और उसके बाद जाकर ये एयरपोर्ट का इन्होंने अनाउंस किया था। किसको नहीं नवाजा उस वक्त? इंक्वायरी नैब में पहले भी हुई थी, फिर जो टाउन के और उसके पास ये सोसाइटी कैसे बन गई, जो इनका ताल्लुक क्या है इसके अलावा तो और कोई नहीं है। वो इस सोसाइटी के थे, उनकी सोसाइटी थी पहले, फिर उस सोसाइटी को उन्होंने टेक ओवर किया, फिर किस तरीके से उनके साथ इनका एक रिलेशन। सर एक बात बड़ी बात है, अमीन भट्ट तो अमीर थे, वो तो करोड़ोंपति थे। ये साद रफीक तो बेचारे ने मोटरसाइकिल भी इनको गुलाम हैदर भाई ने दी थी और जिस तरह रहते थे। कैसर अमीन भट्ट साहब के वालिद भी, और वो मैं जानता हूँ उनके पास अच्छा खासा इनसे बहुत ज्यादा अमीर थे। वो आज जो है उनके पास कोई चीज नहीं है और उनकी सोसाइटी जब इन्होंने टेक ओवर करते हैं सर इसलिए लोग सियासत में आते हैं इसलिए पैसा बनाया जाए। क्लासिक एग्जांपल है, आपको पता लग जाता है इस जगह एयरपोर्ट बनने लगा है, वहां ढेर सारी जमीन एक्वायर कर लो, ये जी रिंग रोड बनने लगी है एक्वायर कर लो, अब जी इस चीज पे टैक्स लगने लगा है। ये तो शरीफ खानदान का मशहूर है सर कि जनाब वो कंटेनर आ रहा था, उनके वो जहाज आ रहा था तो जनाब टैक्स खत्म कर दिए, जब माल आ गया टैक्स लगा दिए। पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी जो थी उसका इसमें क्या रोल था, शहबाज शरीफ का इसमें क्या आशियाना वाले मामले में देख सारी सर आशियाना के मैं बात कर रहा हूँ, सारी चीजें पूरी एक चेन बनी हुई है जो सारी क्लियर है। फिर ये कहा जाता है कि जी वहाँ पे तो 1 रुपए का लॉस नहीं हुआ और किस तरह से इन्होंने अरबों रुपया जो था उसका लॉस गवर्नमेंट को पहुंचाया, फिर सरकारी खाले, फिर रास्ते, शामलाट जमीनें वो बीच में डाल ली। तो क्या वो नदीम ज़िया की वजह से डाली गई? वो साद रफीक का इन्फ्लुएंस था। फिर आपने वो खसरे वो जगह जो नहीं थी, जो सरकारी थी, बीच में वो भी डाल ली। फिर उसके अंदर एनओसी नहीं था, ये कई साल तक इसका एनओसी नहीं था, उसके बावजूद डेवलपमेंट होती रही। वो क्या खास। और फिर बैंक ऑफ पंजाब से आपने लोन लिया, बैंक ऑफ पंजाब से जब लोन लिया, खाना साहब से इस सवाल का जवाब दे दें, जब बैंक ऑफ पंजाब ने टाइट किया नदीम ज़िया एंड कंपनी को तो शहबाज शरीफ साहब ने बुला लिया बैंक मैनेजमेंट को, और वहां आप क्या लेने बैठे हुए थे? जब आप धमकी लिखवाई कि जनाब पैरागॉन को तंग नहीं करना, तो आपका अगर पैरागॉन से तलक नहीं है तो आपने सीएम को क्यों इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, सीएम के ऑफिस को क्यों इस्तेमाल किया, बैंक ऑफ पंजाब से लोन के हवाले से? मामला ये है साहब नैब की नाअहलियां अपनी जगह पर हैं, नैब ब्रेक का वक्त है, अपनी जगह पर हैं। नैब को का भी इत्तेसाब चेयरमैन नैब को ये भी चाहिए कि नैब की जो नाअहली हैं उन पे जो वो जो ऑफिसर जो इनके साथ मिले हुए हैं, जो PMLN के भर्ती किए हुए हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। अच्छा सर इसीलिए तो बात करते हैं कि ये जो कोर्ट में भी बात आई थी ना माफिया की,
तो फिर उनके इन्हीं लोगों के दिल किन के साथ धड़कते हैं, मीडिया में वो कौन लोग हैं, ब्रेक के बाद बात करें। अब पता चला। अब पता चला। इंशाल्लाह ये कोरोना की जो आफत है भाई, मर्ज़ है, इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान निकल आएगा। लेकिन एक मर्ज़ जो पाकिस्तान को काफ़ी अरसे से लाक है वो है करप्शन का। यकीन जाने किताबें लिखी गई हैं पाकिस्तान की मईशत के बारे में, कहा जाता है ये एलीट इकोनॉमी, यानी यहाँ पर आपने अगर पैसा बना लिया है, बहुत दौलत बना ली है, तो पाकिस्तान से अच्छा मुल्क रहने के लिए आपको नहीं मिलेगा। आप ढेर सारे नौकर चाकर रखें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जहाज़ ख़रीदें, यहाँ पर आपको हर सहूलत, आपके लिए बेहतरीन सोसाइटियाँ, अपनी सोसाइटियाँ बनाते चले जाएं। ये वही दौर जो अंग्रेज़ छोड़ के चले गए थे, इस इलाके को सोने की चिड़िया कहते थे। वॉइस रॉय यहाँ पर याशी के लिए आते थे, और वहाँ जब जाना होता था, आज तक आप देख लें उनके प्राइम मिनिस्टर का घर देख लें बरतानिया के, और यहाँ पर जब उनको भेजा जाता था तो इसीलिए मौजों के लिए भेजा जाता था। तो अब भी उसके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं। खरल साहब, ये किस तरह से एक माफिया में, चाहे वो मीडिया में हो, कि आप तो पैसे बना रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, आज भी मुलाजिम तरस रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, और जब इन लोगों को पकड़ा जाता है कि किस तरह अपनी दौलत बना ली, वो एलीट सोसाइटी में आप चले गए। अब वो जब आप एलीट सोसाइटी का हिस्सा हैं अमीर शकील साहब, तो अब वो लोग उनके बचाव के लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं, वो आ रहे हैं उनको बचाने। बिल्कुल, आप देखें कि किस तरह मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं वो जा रही हैं, तिलमिला रहे हैं लोग, जिस तरह उनकी गिरफ्तारी हुई है। और जो आपने बात की जंग और जियो को, ये भी झूठ बोल रहे हैं अपने वर्कर से, कारकुनों से, कि जनाब हमें तो गवर्नमेंट ने इश्तिहारों के पैसे नहीं दिए। 77 करोड़ गालबन इनको दे दिया गया, तकरीबन 1 अरब रुपया, और सबसे ज़्यादा जंग और जियो को इश्तिहारात की मद में पैसे मिले। उसके बावजूद 2-2, 3-3 माह से वो लोग अच्छा, मैं आपको काट रहा हूँ, ये वो पैसे थे जिसके जरिए से पिछली गवर्नमेंट ने इमरान खान के खिलाफ भरपूर कैंपेन चलाई थी। ये कैंपेन के इश्तिहारात थे। इवन देन वो सिर्फ इसलिए सारी ये पेमेंट की गई पिछले 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले कि आप अपने वर्कर्स को सैलरियां दें, वो नहीं दी। सर, इन्होंने अपने वर्कर को 1 रुपया सैलरी नहीं दी। आज भी जियो के वर्कर्स को सैलरी मिले 3 महीने हो गए हैं। जंग और न्यूज़ के जो वर्कर्स हैं उनको सैलरी मिले 1 महीना हो गया है। लेकिन ये सारा पैसा खुद हड़प कर गए। आप जालसाजियाँ आपके सामने हैं। जियो की जो बिल्डिंग है, आपको पता है वो बासा के नाले के ऊपर बनी हुई है, वो आज भी ज़मीन बासा की मलकियत है और गैर कानूनी बिल्डिंग है। उसकी प्रिंटिंग जो प्रेस वाला जो उसका जो एंट्री है, जो एंट्री पॉइंट है, वो भी उसके नाले के ऊपर है। उसके बाद पाकिस्तान टाइम्स जो था, किस तरह से एक चलता हुआ अखबार था, इन्होंने किन टर्म्स और कंडीशन पे वो खरीदा। फिर आवाज़ की जो बिल्डिंग है, खालसा 1 मिनट, पाकिस्तान टाइम्स को इस बुनियाद पर खरीदा गया था कि इसको चलाया जाएगा, इसके वर्कर्स को इसकी पेमेंट्स दी जाएंगी, लेकिन इन्होंने उसको बंद कर दिया, बंद करके डमी कर दिया, और उसके इश्तिहारात आज भी ले रहे हैं। एक अखबार जो डमी है उसके इश्तिहारात अभी भी पूरे रेट पर ले रहे हैं, यहाँ तक 2 नंबर। अच्छा, ये दूसरे अखबारों को फेल भी किया करते थे, वो पूरा मार्केट से उठा लेते थे और किसी को चलने नहीं देते थे कि वो सारे राइट्स खरीद लिए। मतलब कितने अखबारों के लिए छापने नहीं है, सिर्फ ले लिया ताकि कोई मुकाबले में आ सके, और आज तक बिल्डिंग वो अखबार टैक्स ना पड़े। वो अखबार डमी है, उन पे जो इश्तिहारात हैं वो भरपूर उसका रेट है, और वो सारे इश्तिहारात के पैसे खा रहे हैं। इसके अलावा अखबार जो टैक्स की होती है, अगर टैक्स की बात होती है, लायबल जो टैक्स है वो कहते नहीं हमने नहीं देना। उसके बाद बिजली का बिल, आप हैरान होंगे कि सैकड़ों की तादाद में एसी हैं। डोगर साहब भी जानते हैं, न्यूज़ जंग में काम इन्होंने भी किया है। डोगर साहब 4-5 मंजिला इमारत है और कितने एसी हैं वहाँ पे। और आप अगर जिस तरह आपने कहा ना कि एक्साइज के अंदर अपने जो 54 कनाल का जो पैलेस है, जिसका 64 कनाल वहाँ पे लिखा हुआ है PT1 में, उसका अगर 54,000 टैक्स दे रहे थे, तो यहाँ पे जो बिजली लेस्को को बिल आपको पता है कितना दे रहे हैं? आप हैरान हो जाए। अभी मैं फिक्र नहीं, सिर्फ इनकी नींदें आराम करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने जो मिली भगत करके लेस्को को जो चूना लगा रहे हैं ना, अब वो मामला भी आपके खुलने लगा है कि जितना घर का एक बिल आता है, आपका इतना बड़ा दफ्तर है, इतनी बड़ी प्रिंटिंग मशीन है, आपका सामने जियो के स्टूडियोज हैं, दफ्तर है, आवाज़ बिल्डिंग है, फिर ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे वायलेशन जो हो रही हैं बाई लॉज की। जिस तरीके से आपने सड़क के ऊपर वहाँ पे नहीं कर सकते आप, ना को आपका पार्किंग स्टैंड है, सड़क के ऊपर आपने जनाब वो बंद की हुई, सारा लोगों को गुजरना मुश्किल है वहाँ से।
अब मामला ये है कि जो इस केस की आप बात कर रहे हैं, हाँ, इस केस के हवाले से मुझे ये बताएं, ये कौन आपको इख्तियार देता है कि ये आप अपने अखबार पे एक पूरी अदालत लगाई बैठे हैं? आप ये किसने आपको राइट दिया है? ये पाकिस्तान है, बनाना रिपब्लिक है, तो तौहीन नहीं है भी है। यानी अच्छा, ये जो जवाब नैब को कह रहे हैं सर से पांव तक झूठ। अच्छा, जो और ये आप हदीस बोल रहे हैं, आप जो बात करेंगे, अच्छा खैर साहब मुझे एक बात बताएं, आप जो बात करेंगे, यानी एक अदालत लगा के आप बैठ गए, आप कोर्ट अदालतों में करें, आप नैब के पास अपना डिफेंस दें, ये कौन सा तरीका है? आप सारा दिन का चैनल लगाएं, वहां पे जनाब सब मातम पिछी होती है और अखबार जो है वहां पे उसको चिथड़े को इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को धमकियां दी जा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर को धमकियां दी जा रही हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को गालियां दी जा रही हैं, ये इनका तर्ज अमल है। भाई शकील रहमान साहब, आपने जो 54 कनाल अरादी जो गरीब वर्कर की थी उस पर कब्जा किया, फ्रॉड किया, 2 नंबरी की, वज़ीर आला उस वक़्त के वज़ीर आला जो थे वो आपके साथ मिले हुए थे और आपने सारे रिकॉर्ड में टेम्परिंग की, सारा फ्रॉड किया। उसका जो जवाब था जब नैब ने मांगा, जो 26 सवाल थे उनका आप कोई जवाब नहीं देते, और उल्टा नैब को गालियां देते अगली बात मैं डॉक्टर साहब बता दूं, नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ साहब को इसमें समन किया जाएगा। मुझे लग रहा है इसलिए कि 2016 में जो वारदात कराई शहबाज शरीफ साहब ने पहली फाइल गायब करा के 2009 से 16 तक जो कहानी है, आज ये आसान नहीं है वैसे, तो वो अगर शहबाज शरीफ साहब सामने आ गए तो अफसरान जो है ना वो कह रहे हैं हम तो पूरा बता देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सतखल साहब, आबिद डोगर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है इस वक्त इस्तग़फ़ार की बड़ी ज़रूरत है, सदक़ात देने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ये जो कोरोना वायरस की आफत है, अल्लाह ताला इससे हमें जल्द निकाले, इससे हमें महफूज रखे। दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।